Hello students. So today we are going to study a very important topic, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, this chapter is very important because it has got lots of important things like its writing section and all. So now what we will study in this mind map: main characters, summary and gist of the lesson, important lines. This is new thing which I have added in my mind map, that is the important line for reference to context. And if you understand these important lines, you can easily give answers to any question. Theme, then values, main characters and aptness of title. Aptness of title means title कहाँ तक justified है कि ऐसा title ये ठीक है कि नहीं इस चीज को. So it always seems impossible until it is done. So let's do it. So main characters. Okay, the main characters are Nelson Mandela, Zenani, his daughter, and then Mr. D. Clark, and Thabo Mbeki. These are the two vice presidents of the nation. Okay, so title, yes, title is apt. It is बिल्कुल correct title है. क्यों? क्योंकि it is Nelson Mandela metaphorize the term long walk. क्योंकि जो long walk इसमें शुरू टाइटल में ऐड किया गया है वो बिल्कुल मेटाफर है, बिल्कुल कंपैरिजन है. बिकॉज ही डिड नॉट वॉक इट अलोन, वो अकेला नहीं चला. द एंटायर साउथ अफ्रीका वॉकड विथ हिम एंड ऑल हिज कोलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑल सपोर्टर्स वॉकड अलॉन्ग विथ हिम. तो जो वॉक लॉन्ग वॉक की बात करता है तो लॉन्ग वॉक वो अकेला नहीं चला, उसके संग उसके कुलीग्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके सपोर्टर्स सब उसके साथ साथ चले. नेल्सन मंडेला कनोटेड मेनी मीनिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड लॉन्ग. बहुत सारी वो मीनिंग इस लॉन्ग से जुड़े हैं. तो लॉन्ग को आप एक साधारण लॉन्ग माने लंबा, यहाँ पे लंबा से अकेला मतलब नहीं है, ये मेटाफर है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, सिंबॉलिक है ये, है ना. तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. एज वी रिमेंबर द मैन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू नॉट फॉरगेट दैट मंडेलाज वॉक वाज नॉट इजी, है ना. आपको पता है कि वो कितने साल जेल में रहे, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स जेल में रहे वो, और उसके बाद जाके उनको वो फ्रीडम मिलती है. So not everyone who walked with Mandela lived to see his release from prison and his rise to lead the rainbow nation through a democratic transition. तो जितने लोग उनके संग चले, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स उनके संग बहुत सारे थे, तो आधे से ज़्यादा तो उसमें मर गए और बहुत ही कम बचे ये देखने के लिए कि कैसे वो प्रेसिडेंट बनते हैं, एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कैसे होता है. ट्रांजिशन माने चेंज, कैसे वो एक गुलाम से डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है. तो बच्चों ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है. ओके, नाउ हम इसकी समरी थोड़ा डिटेल में लेंगे क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इसी समरी में आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर. तो लॉन्ग, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट माने लिया गया हिस्सा, फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन रोहिला लाला मंडेला. इसका पूरा नाम बच्चों आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि जब आप एक स्टूडेंट की तरह लिखते हैं तो आपकी नॉलेज टेस्ट होती है और ये पूरा नाम लिखने से ये पता लगता है कि आपने बहुत सीरियसली पढ़ाई की है. That described the struggle for freedom of black people in South Africa. On 10th May 1994, Nelson Mandela took the oath as South Africa's first black president after more than 3 countries of white rule. 3 centuries, sorry. Centuries माने 100 years. तो कम से कम 3 centuries तक वहाँ पे वाइट रूल यानी ब्रिटिशर्स का राज्य था, उसके बाद जाके बना. तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा स्ट्रगल होगा और कितने लोगों ने स्ट्रगल किया होगा. His party won 252 out of 400 seats in the first democratic election in the history of South Africa. Many dignitaries and political figures from several countries had attended inauguration program. उसको inauguration कहा गया क्योंकि ये एक शुरुआत थी. inauguration हमेशा कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत थी ये. वो कहाँ पे हुआ था? एम्फी थिएटर में हुआ था. ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं, है ना. तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा. प्रेटोरिया में हुआ था. इन द जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ कि टेस्ट के हिसाब से तैयार है, तो जब आप नोट्स बनाएं अपने तो इन चीज़ों को नोट करते जाएं. इन ए स्पीच मंडेला एड्रेस्ड ऑल डिग्निटरीज. डिग्निटरीज माने बहुत रिस्पेक्टेड पीपल, महान लोग जो देशों से आए थे, है ना. और उसमें कंट्रीमैन को एश्योर करता है वो दैट इज कंट्री वुड नेवर एक्सपीरियंस सिमिलर सप्रेशन ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर. वाइल वोइंग माने कसम खाना. As the first black president, he established democracy in the country and said that there would be no discrimination of people irrespective of caste, color, creed and race. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि उनके देश में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, कास्ट को, कलर को, क्रीड माने जाति, उनकी प्रजाति जो है उसको देखते हुए. He assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality. यही चीज़ वहाँ मिसिंग थी अफ्रीका में जब वो गुलाम थे. इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि हमारा जब देश अब आज़ाद हो गया है तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे.
The lovely day of inauguration was symbolic for Mandela as the South Africans sang two national anthem. उस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए, एक तो अंग्रेजों का और एक इनका अफ्रीकन्स का. द विजन ऑफ वाइट सैंग निकोलस किले अफ्रीका एंड द ब्लैक सैंग डाई स्टेप. ये दोनों उनके नेशनल एंथम्स थे, ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल दीज इवेंट रिमाइंडेड मंडेला हाउ द ब्लैक स्पिन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड. एक्सप्लॉइटेड माने उनका शोषण होता था. जब वो ये राष्ट्रगान गा रहे हैं दोनों देशों का, तो उनके दिमाग में ये बात आती थी कि कैसे उनका ब्लैक स्किन यानी काले लोगों का कितना शोषण हुआ है अंग्रेजों के द्वारा. ही डीपली फेल्ट द पेन of his race and said this type of suppression and racial domination of the white skilled people against the dark skinned people of their own land gave rise to one of the harshest and most inhuman societies. तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी हार्शेस्ट, और हार्शेस्ट माने सबसे खराब, जो सबसे खराब व्यवहार करना, और मिस्ट इनह्यूमन माने जो इसमें मानवता बिल्कुल भी नहीं थी, कौन सा वो था. तो यही है द वर्ल्ड हैड एवर नोन. तो ये सिस्टम था, ये जो सप्रेशन और रेशियल डोमिनेशन. सप्रेशन माने दबाना और रेशियल डोमिनेशन माने क्या होता है, तो जो कलर के आधार पे है ना, प्रजातियों के आधार पे दबाना. तो ये चीज़ बहुत थी. स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज बॉर्न टू हेट द अदर पर्सन ऑफ द बेसिस ऑफ स्किन, कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन. वो कहते हैं किसी को किसी से नफरत करने का अधिकार नहीं है उसके स्किन के कलर के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, उसके धर्म के आधार पर. ऑल द पीपल मस्ट लर्न टू हेट इनिशियली बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. कहता है लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना, तो जब वो नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि लव जो है वो नेचुरल है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या चीज़ नेचुरल है, लव या हेट. तो लव बच्चों नेचुरल है ना, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बचपन से ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर लव की फीलिंग होती है. ही ऑल्सो मैंशन हाउ अ पर्सन बिकम ब्रेव नॉट बिकॉज ही डज नॉट फील अफ्रेड बट बिकॉज ही नोज हाउ टू कॉन्कर हिज फियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी डेफिनेशन ऑफ करेज क्या है, साहस की जो उनकी डेफिनेशन है वो क्या है. वो कहते हैं कि कॉन्कर करना फियर को, डर को जीतना, ये इंपॉर्टेंट है. फर्दरमोर मंडेला स्टेटेड दैट एवरी मैन इन हिज टू मेजर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी दो मेजर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन माने मॉरल ड्यूटी क्या है. पहली मॉरल ड्यूटी द फर्स्ट फैमिली के लिए होती है, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन. और सेकेंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स मदरलैंड, कंट्री मैन एंड कम्युनिटी. हम फैमिली में पैदा होते हैं तो हमारी पहली ड्यूटी हमारी फैमिली की, दूसरी ड्यूटी हमारे देश के प्रति. तो ये दो मॉरल ऑब्लिगेशंस की वो बात करते हैं. एवरी मैन इज एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू ओन इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन. हर व्यक्ति अपनी जो ये ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करता है अपनी रुचि के हिसाब से, और जो चीज़ उसको ज़्यादा पसंद होती है. इंक्लिनेशन माने उस तरफ झुकाव होता है. However, it was difficult to fulfill both these obligations as a black man in country like South Africa before the democratic wave took over the nation by storm. वो कहते हैं पहले जब वो गुलाम थे तो वो अपने देश के प्रति जो उनका ऑब्लिगेशन था वो पूरा नहीं कर पाते थे क्योंकि वो गुलाम थे, है ना. अब वो जो डेमोक्रेटिक वेव, एक लहर आई है ना, प्रजातंत्र की, तो उसने स्टॉर्म की तरह उड़ा दिया गुलामी को. When Mandela became an adult, he realized that freedom was merely an illusion and temporary in the nature of black-skinned people of his country. तो मंडेला कहते हैं कि जब वो गुलाम थे तो जो उनकी फ्रीडम थी वो केवल एक इल्यूजन माने धोखा, और टेम्पररी माने टाइम पास, केवल थोड़े समय के लिए. ये आगे मैं आपको जब लाइन्स समझाऊंगी तो ये चीज़ और क्लियर कर दूंगी. ही फेल्ट दैट दे वर treated as slave was exploitation and all the people of his raid were treated unfairly by the white skinned people. वो कहते हैं कि उनको ये महसूस हुआ कि उनके जो लोग थे उनको गुलामों की तरह उनका शोषण किया जा रहा था, और उनकी प्रजाति जितने भी लोग थे उन सबको बहुत अनफेयर माने इनजस्टिस उनके संग हो रहा था. अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल. फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता. हम ऐसे नहीं कह सकते कि थोड़ी फ्रीडम तुम ले लो, थोड़ी मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता. फ्रीडम पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी. बट द पीपल ऑफ हिस कंट्री ऑफ द कलर एंड रेस बाउंड इन चेन्स ऑफ ऑपरेशन एंड टायरनी. ऑपरेशन माने क्या होता है बच्चों. ऑपरेशन माने जब किसी पे बहुत प्रताड़ना, तो उनको बहुत प्रताड़ित किया गया. और टायरनी माने जो राजा जो होता है, जब ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बुरा सलूक करते थे, उनके जो चाहे मन में रूल बनाते थे, जैसे चाहे एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे चाहे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करते थे. तो ये टायरनी थी. ही न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट ऑपरेस बिकॉज अ पर्सन हु स्नैचेज अनदर फ्रीडम इज ऑल्सो अ प्रिजनर ऑफ सिमिलर ऑपरेशन. तो जो यहाँ पे दो चीज़ें हैं बच्चों, एक ऑपरेसर और एक ऑपरेशन. ऑपरेसर कौन होता है, जब भी पीछे हम किसी के ओ आर लगा देते हैं, ई आर लगा देते हैं, मतलब करने वाला, यानी कि जो ऑपरेसर है यानी जो करने वाला, और ऑपरेस्ड जिस पे हो बीत रही है. ठीक है बच्चों. तो ये ऑपरेस्ड यानी जिस जो यानी काले लोग, और ऑपरेसर कौन था, अंग्रेज. तो ये उनके ऊपर ये प्रताड़नाएं कर रहे थे और उनकी आज़ादी को छीन रहे थे. तो दोनों ही एक तरह के जेल में हैं. Thus the oppressor is not too free and feels shackled in the chains of oppression himself.
शक्ल, शक्ल माने वो भी अपने आप को बंधनों में पाता है। इस चीज़ को मैं लाइन्स को और एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों तो ये तो एक समरी थी, डिटेल में मैंने आपको समझा दी। अब मैं लेने वाली हूँ इस लाइन के इंपॉर्टेंट हिट लाइन्स। हिट लाइन्स का मतलब मेरा होता है कि इसमें जितनी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जिसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, जिसके बेस पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बन सकता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, किसने बोला, किस क्या मीनिंग है, ये चीज़। अगर आप ये सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मैंने इसमें टोटल 12 से 12-13 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट निकाले हैं, आप इसमें इनको समझ लेंगे और अपनी किताब में रीडर में निशान लगा लेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नेल्सन मंडेला में से अगर आया तो आप उसको 100% करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला, फॉर डिकेड्स दैट हैज़ बीन द, ये सब टेक्स्ट के हैं आपके। For decades that had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो यहाँ पे वो किस चीज़ का इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये बच्चों ये लाइन आप बिल्कुल रट लें, क्योंकि इंस्टॉलेशन किस चीज़ का हो रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चीज़ का इंस्टॉलेशन, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, किस चीज़ का हो रहा है, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी रही, यानी सफ़ेद लोगों का अधिकार रहा, है ना। लेकिन आज यहाँ पर डिफरेंट कलर का रेनबो बना हुआ है, क्योंकि सारे देश से अलग अलग लोग आए हुए हैं विटनेस करने के लिए, डिग्निटरीज आए हुए हैं, और इंस्टॉलेशन हो रहा है हमारे पहले प्रजातंत्र नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। दूसरी लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो है, टुडे ऑल ऑफ अस बाय अवर प्रेजेंस या कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहता है अवर प्रेजेंस, अवर का मतलब जो लोग आए हुए हैं और खुद वो, कन्फर ग्लोरी एंड होप, वो हमें प्रसिद्धि दे रहे हैं और आशा जगा रहे हैं हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी के लिए, क्योंकि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, अभी भी लिबर्टी मिली है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, जब वो ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब मानव के द्वारा किया गया बहुत बड़ा एक त्रासदी है ना, बहुत प्रॉब्लम। तो ये डिजास्टर आपको मालूम है कई तरह के होते हैं, एक मैन मेड होता है, एक नेचुरल होता है, और एक होता है ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर माने आपदा, तो मनुष्यों के द्वारा लाई गई आपदा थी ये, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, है ना, जो बहुत लंबी समय तक चली। आपने पढ़ा कि 300 साल यानी कि 3 सेंचुरीज तक वो चली, है ना, तो उसमें से निकल के आया है। तो वो कहते हैं आप सब गवाह बनने जा रहे हैं आज इसके। फिर वो कहता है वी ऑल थैंक all our distinguished international guests for having come to take possession with the presence people of our country what is common victory। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ की आज विजय हुई है, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। 3 चीज़ों की विजय हुई है, न्याय की, शांति की और ह्यूमन सम्मान की, डिग्निटी माने सम्मान की। तो बच्चों ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी प्लेज अवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, प्लेज माने ओथ लेना, कसम खाता हूँ कि मैं लिबरेट करूँगा, आज़ाद करूँगा अपने देश के लोगों को। किस चीज़ से आज़ाद करेंगे वो, बॉन्डेज, बॉन्डेज माने बंधनों से, किसके बंधनों से, पॉवर्टी के, गरीबी के, डेप्रीवेशन माने वंचित रहना, सफरिंग तकलीफ़ों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर और दूसरे जो भेदभाव हैं उन सब से वो अपने देश को आज़ादी दिलाएंगे, ये वो कसम खाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस चीज़ के बारे में नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला का उद्देश्य क्या है, नेल्सन मंडेला क्या अपने देश के लिए फ्यूचर प्लान क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कई तरह से घूम के आता है, उसका आंसर यही है कि वो अपने देश को लिबरेट करेंगे, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, जेंडर। इस लाइन को भी आप बिल्कुल रट लीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आगे एक जगह बोलते हैं, आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट मीन्स आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ, that for no so many years before they have saluted but arrested me। यहाँ पे दे बात करते हैं पुलिस की, जो वहाँ पे पुलिस है, जो वहाँ की फ़ौज है, जो वहाँ की आर्मी है, उसकी बात कर रहे हैं। दे माने वो है कि वो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, है ना, आज तो क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो सल्यूट कर रहे हैं, इसके पहले यही फ़ौज, यही आर्मी उनको अरेस्ट किया करती थी। तो इस चीज़ के बारे में वो अवेयर हैं, यानी कि जब उनके संग ये सब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स कैसी हो रही होंगी। द स्ट्रक्चर, फिर आगे वो एक लाइन है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द वे, स्ट्रक्चर माने जो एक ढांचा इन्होंने खड़ा किया ब्रिटिशर्स ने, वो क्या था, वो ढांचा ने बेस था, वो ढांचा एक बेस था, किस चीज़ का बेस था, वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि सबसे हार्श, हार्श माने क्या होता है, जब हम प्यार से बात करते हैं एक उसका ऑपोजिट होता है बहुत क्रूरता, क्रूरतम, इनह्यूमन, जिसमें मानवता खत्म हो चुकी थी, ऐसी सोसाइटी का उन्होंने ढांचा तैयार किया ब्रिटिशर्स ने। फिर आगे वो एक जगह बोलते हैं, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। बच्चों इस लाइन में वो उन लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज किसकी, उन शहीदों की,
है ना, उन उन मार्टियर्स की जो जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, मार्टियर्स की बात करते हैं, उन शहीदों की बात करते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो कहते हैं उनके साहस से, उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी दयालुता से, है ना, आज हमको ये दिन देखने को मिला है। उनको इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, यानी उनको इतना अधिक प्रताड़ित किया गया कि जिसकी वजह से उनका इतना हाइट ऑफ कैरेक्टर, जिसकी वजह से उनका इतना ऊंचा चरित्र उभर के सामने आता है। यानी कि उनको इतना इतना कुचला गया, इतना कुचला गया कि वो आज उनका चरित्र इतना हाइट पे पहुंचा, यानी तभी वो लोग अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाए। आई लर्न दैट करेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। वो कहते हैं कि करेज, करेज क्या है, नॉट एब्सेंस फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। ये बच्चों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि डरना, नहीं डरना। करेज का डर के आगे जीत है। ठीक है, ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने विजय पे प्राप्त कर लेता है। आप एक ऐड देखते होंगे जिसमें ऋतिक रोशन एक पार करना चाहता है, कोई पहाड़ वहाड़ कूदना चाहता है, और वो क्या कहता है कि डर के आगे ही जीत है। यानी डर सबको लगता है, डर लगना एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन उस डर को विजय प्राप्त करना ही करेज है। समझ में आ गया? तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर मैन गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिट बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो कहते हैं कि मैन की गुडनेस, जो मनुष्य की अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह, एक जोत की तरह है ना, जैसे मंदिर में जोत जलती है, उस जोत की तरह है जिसको आप छिपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। ये वो किसके संदर्भ में कहते हैं? ये वहाँ के लोगों के संदर्भ में कहते हैं, गार्ड्स के संदर्भ में कहते हैं। जब वो जेल में बंद थे और उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना की जाती थी, तो ये जो गार्ड्स हुआ करते थे वो उनको देखा करते थे बड़े प्यार से। कभी कोई गार्ड शायद उनको पानी पिला देता होगा, कभी कोई गार्ड उनको प्यार से कुछ कह देता होगा, एक शब्द, तो बस इतना ही था कि वो लड़ाई, उनको ताकत मिल जाती थी लड़ाई जारी रखने की। तो वो कहते हैं कि लोगों के मन में अच्छाई थी, उसको छुपा तो सकते थे, वो डर के मारे छुपा सकते थे लेकिन बुझ नहीं सकती थी। तो ये उस चीज़ के बारे में है बच्चों। फिर इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन माने दो, एक ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, यानी एक हमारी ऑब्लिगेशन हमारे परिवार के प्रति, हमारे पत्नी, बच्चे, ये सब, और दूसरी तरफ देश, कंट्री, पीपल, कम्युनिटी। हम सब दो दो तरह की ज़िंदगी जीते हैं। एक ज़िंदगी हमारी पर्सनल, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरी भी ज़िंदगी दो है। एक मेरे घर के प्रति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे सब रिश्तेदार हैं। एक तरफ मेरा देश है, मेरा स्कूल है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी दूसरी जिम्मेदारी है। तो ये समझ गए आप, ये ट्विन ऑब्लिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर ऑफ टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री। वो कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको ये थोड़ी पता होता है कि मैं गुलाम हूँ, मैं आज़ाद हूँ, तो आज़ाद ही पैदा होता है ना। लेकिन धीमे धीमे उनको पता लगा जब वो बड़े हुए कि आज़ादी तो है ही नहीं उनके पास। तो ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। फ्रीडम एज अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे की तरह फ्रीडम का उनके लिए क्या मतलब था? तो बच्चे की तरह उनका फ्रीडम के लिए मतलब था कि रन इन द फील्ड्स, अपनी माँ की झोपड़ी के पास भागना, है ना, स्विम करना, स्ट्रीम में, नहर में तैरना। तो एक हो गया मदर की झोपड़ी पर भागना, दूसरा स्विम करना, तीसरा फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज माने भुट्टे, भुट्टे भून के खाना खेतों में अपने, है ना, तारों के नीचे बैठ के, और राइड द ब्रॉड ब्लैक, और काले बुल्स पे, बुल पे बैठ के सवारी करना, जैसे आप लोग भी गाय भैंसों पे बैठ के अपने गांव में सवारी करते होंगे। तो एक बच्चे को फ्रीडम क्या होती है? बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब होता है उसको खेलने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, अपना जहाँ चाहे वो घूमे फिरे। तो इनको भी सब फ्रीडम थी, तो उनको लगता था मैं बहुत फ्री हूँ, उन्हें कभी लगा ही नहीं कि हम गुलाम हैं। फिर जब वो स्टूडेंट हुए तब भी उनको फ्रीडम लगती रही, है ना, क्योंकि उनके लिए अपने लिए फ्रीडम मिलती थी। उनको ट्रांजिटरी माने टेम्पररी, कुछ समय की फ्रीडम मिल जाती थी, जैसे घर के बाहर रह लो, है ना, चाहे जो किताब पढ़ लो, चाहे जहाँ जहाँ भी चले जाओ। तो एक स्टूडेंट के लिए इतनी फ्रीडम बहुत है कि ठीक है, अपने फ्रेंड्स के संग रात को रुक गए कहीं, है ना, चाहे जो किताब पढ़ रहे हैं, चाहे जो जहाँ जा रहे हैं। तो ये भी एक ट्रांजिटरी, टेम्पररी। लेकिन जब वो फ्रीडम एज अ मैन की बात करते हैं, एक मनुष्य के रूप में, तो वो कहते हैं यहाँ पर पीसफुल मैरिज करना, फैमिली और बेसिक कम्युनिटी में शादी करना, अपनी फैमिली को रखना और अपनी बेसिक चीज़ों को पूरा करना। तो यहाँ तक तो उनको आज़ादी का कोई इतना वो नहीं था। लेकिन जब वो एज ए मैन होने के बाद, जब वो अपनी आगे पहुँचे लाइफ में, इसके आगे इन स्टेजेस से जब आगे निकले, जब वो जोहान्सबर्ग चले गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे देखा कि उनके सारे जो मैन हैं, जितने भी ब्लैक पीपल हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। तब उनको वहाँ से ये हंगर फॉर फ्रीडम लगी। वहाँ से उनको लगने लगा कि नहीं, ये सब फ्रीडम एज अ चाइल्ड, स्टूडेंट, मैन, ये सब टेम्पररी थी, मुझे परमानेंट फ्रीडम चाहिए, अपने लोगों के लिए परमानेंट चाहिए, उनका सम्मान वापस चाहिए। और यहाँ से उन्होंने स्ट्रगल उनका शुरू होता है।
और जब उनका ये स्ट्रगल शुरू हुआ आज़ादी का, तो उनकी लाइफ एनिमेटेड हो गई। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेटेड माने ट्रांसफॉर्म, चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई? ए फ्राइटेड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। एक डरपोक आदमी के क्या बन गया? बोल्ड, निडर हो गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। एक कानून को मानने वाला अटॉर्नी, अटॉर्नी माने होता है जो प्रैक्टिस करता है। तो कानून को मानने वाला एक व्यक्ति कैसा बन गया? क्रिमिनल बन गया, है ना, मुजरिम बन गया, क्योंकि उसने ब्लैक था और उनके वाइट लोगों के कानून को नहीं मानते थे, उन्होंने उनको मुजरिम बना दिया और जेल में डाल दिया। और फिर वो कहते हैं फैमिली लविंग हस्बैंड, जो अपने परिवार को पसंद करता था, एक उसकी अपनी वाइफ उसको बहुत पसंद थी, बच्चे पसंद थे, माँ बाप पसंद थे, उसको विदाउट होम कर दिया उन्होंने। ठीक। फोस्टर लाइफ लविंग मैन, जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मंक, मंक माने साधु बना दिया। तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये जो बच्चों ये उनका जिस्ट है कि ये उनकी ये 12th पॉइंट आपको पूरी नेल्सन मंडेला की लाइफ को एक नज़र में बता देता है। और नेल्सन मंडेला का जब कैरेक्टर स्केच आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो थे वो इस तरह से उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म हो गया। और लास्ट में वो कहते हैं फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ वन ऑफ देम, है ना, द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑफ मी। ये यही एक लीडर की निशानी है। ये एक लीडर थे, उनमें लीड आप उनके कैरेक्टर स्केच में लिखेंगे ही वॉज ए बॉर्न लीडर, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्रीडम जो है वो बांटी नहीं जा सकती, जो चेन मेरे लोगों पे है वो चेन मेरे पे भी है ना, वो चेन सब लोगों पे है। तो ये चीज़ उन्होंने इसको हाईलाइट किया। फिर 14 पॉइंट में वो कहते हैं कि वो कहते हैं मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं जो मनुष्य दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी एक प्रिजन में है। ये मैंने फोटो बनाई है एक प्रिजन की, वो भी एक प्रिजन में है। वो किस चीज़ की प्रिजन में बंद है? हेट्रेड की, नफरत की। तो अंग्रेज लोग किस चीज़ की जेल में बंद थे? नफरत की जेल में, है ना। और ये जो बार्स हैं, ये जो आपने देख रहे हैं डंडे, ये जो बार्स हैं ये किस चीज़ के बार्स हैं? प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस। प्रेजुडाइज माने घमंड, है ना, प्रेजुडाइज ईगो, और नैरो माइंडेडनेस और संकीर्ण मानसिकता मानसिकता के। तो ये वो सब एक पिंजरे में बंद है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो किस पिंजरे में बंद थे? ये लोग तो अपने गुलाम थे, लेकिन वो लोग किस पिंजरे में बंद थे? तो हेट्रेड के पिंजरे में बंद थे, प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस के पिंजरे में बंद थे। और ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों से ही मानवता खत्म हो जाती है। यानी कि जो प्रताड़ना करने वाला, यानी करने वाला, और प्रताड़ित होने वाला। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि करने वाला और होने वाला दोनों ही, दोनों की मानवता, दोनों में मानवता खत्म हो जाती है। करने वाला क्योंकि वो तो मानव है ही नहीं, वो तो अत्याचार कर रहा है तो उसमें मानवता है नहीं। और जिसपे हो रही है वो कहाँ मानव रह जाता है? उसके संग बेचारे के संग इतना कुछ हो जाता है कि वो मानव कहाँ रह जाता है। तो ऑपरेसर और अप्रेस दोनों की ही मानवता छीन ली जाती है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? थीम तो आप अभी तक समझ गए होंगे, फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म, यानी कि नस्लवाद से। एपथीड, एपथीड की जो प्रॉब्लम थी वही थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इट इज एन, ये नेल्सन मंडेला का एक कहानी उसमें से ली गई है, पार्ट है केवल। ठीक। वैल्यूज क्या सीखते हैं हम इससे? दैट मीनिंग ऑफ करेज, करेज साहस क्या है ये हमें पता लगता है। दूसरा ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दो जुड़वा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हम इस लेसन से सीखते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आप ये इतना जितना मैंने आपको समझा दिया है, इसको सबको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन इसमें के बाहर नहीं आएगा, चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट हो, चाहे पैसेज हो, चाहे शॉर्ट आंसर, चाहे लॉन्ग आंसर। ठीक है बच्चों, तो ओके, अब आप अच्छे से तैयारी करिए, इसके नोट्स बनाइए और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर